सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मानस खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। झारखंड में विधानसभा परिसर में डटे प्रदर्शनकारी। उप सभापति और खरगे के बीच नोकझोंक। गोरखपुर में हाथ में तिरंगा लेकर निकले सीएम योगी, रवि किशन भी रहे मौजूद। काशी धाम में उमड़ी आस्था की भीड़। सीएम धामी का स्टूडेंट से 1-to-1। हरियाली पर भी फोकस हो, सीएम धामी ने कहा अपने क्षेत्र के लीडर बनो। हरिद्वार में उमड़ा डाक कांवड़ का सैलाब, 4 करोड़ के पास पहुंचा आंकड़ा, वाहनों से भरने लगी बड़ी पार्किंग है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ अभ्यर्थियों का गुस्सा आज सड़क पर दिखा। रांची में विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच टकराव हुआ, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, वाटर कैनन चला और लाठीचार्ज की नौबत आ गई। वहीं पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर रहे छात्र नेता की तबीयत बिगड़ने के बावजूद वह एम्बुलेंस और स्ट्रेचर के सहारे मार्च में पहुंचा। ये रिपोर्ट देखें। रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का मकसद विधानसभा तक पहुंचकर सरकार के सामने अपनी मांगों को मजबूती से रखना था। प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में लगाई गई कई बैरिकेडिंग पार कर ली। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। वहीं प्रशासन लगातार प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और आगे नहीं बढ़ने की अपील करता रहा। इस आंदोलन की तस्वीर का सबसे भावुक चेहरा बने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बावजूद वो एम्बुलेंस से विधानसभा मार्च में पहुंचे। उन्हें स्ट्रेचर पर आगे ले जाया गया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। यानी एक तरफ भूख हड़ताल, दूसरी तरफ सड़क पर संघर्ष। और इसी तस्वीर ने सरकार और छात्रों के बीच बढ़ती दूरी को सामने ला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 9 दिन की भूख हड़ताल के दौरान महतो का वजन करीब 10.5 किलो कम हुआ है। वहीं विवाद की असली वजह की बात करें तो सरकार कह रही है कि छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन आंदोलनकारी इस दावे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जिन 13 परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी, उनमें से सरकार ने अभी तक सिर्फ 3 परीक्षाओं को रद्द किया है। सबसे बड़ा पेच जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर है। छात्र चाहते हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, जबकि सरकार की ओर से सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता वाली जांच समिति और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के दूसरे विकल्पों की बात सामने आई। आंदोलनकारी सिर्फ जेएसएससी सीजीएल को लेकर ही सवाल नहीं उठा रहे। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा समेत कई भर्तियों को लेकर भी अभ्यर्थी अब सवाल उठा रहे हैं। सरकार 14वीं जेपीएससी और एसीएफ परीक्षा रद्द करने पर सहमत होने की बात कह चुकी है, लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ कुछ परीक्षाएं रद्द करना समस्या का समाधान नहीं है। उनकी मांग है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की कमियों को दूर किया जाए। परीक्षा से लेकर परिणाम और नियुक्ति तक पूरी व्यवस्था पारदर्शी। अभ्यर्थियों की लड़ाई अब सिर्फ एक परीक्षा रद्द कराने तक सीमित नहीं है। वे चाहते हैं कि झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं का एक निश्चित भर्ती कैलेंडर बने, परीक्षाएं समय पर हों, परिणाम समय पर आए, नियुक्तियां समय पर हों और पेपर लीक या गड़बड़ी की स्थिति में जिम्मेदार लोगों पर ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा किसी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल न उठे। वहीं सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने की बात कही, जिसमें आईआईटी, आईएसएम धनबाद और आईआईएम रांची जैसे संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रस्ताव है। एक तरफ सरकार का दावा है कि 98% मांगे स्वीकार की गई हैं, तो दूसरी तरफ छात्रों का सवाल है कि अगर लगभग सभी मांगे मान ली गई हैं तो आंदोलन खत्म क्यों नहीं हुआ है।
और अगर छात्रों की कुछ अहम मांगे अभी बाकी हैं तो सरकार और आंदोलनकारियों के बीच अंतिम समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा? यही वो सवाल है जिसने रांची की सड़कों को आंदोलन का मैदान बना दिया। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा युवा सिर्फ एक परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं है, उसके पीछे वर्षों की तैयारी है, परिवार की उम्मीद है और नौकरी मिलने का बेहतर भविष्य का सपना है। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी परीक्षा रद्द होगी, सवाल ये है कि क्या झारखंड अपने युवाओं का भर्ती व्यवस्था पर भरोसा वापस जीत पाएगा? क्योंकि आज रांची की सड़कों पर जो आवाज सुनाई दे रही है वो सिर्फ परीक्षा की नहीं, भरोसे की आवाज है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अगली खबर का रुख करेंगे खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर हजारों लोग यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान देशभक्ति के नारों से माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर रहा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं और तिरंगे से बढ़कर कोई गौरव नहीं है। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना ही आधुनिक युग का राष्ट्र धर्म है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा कर्तव्य से संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से विकसित भारत तक पहुंचने का संदेश देती है। सीएम ने स्वतंत्र भारत के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले वीरों को नमन करते हुए कहा कि विकसित भारत के विराट संकल्प में हरियाणा की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि तिरंगा 140 करोड़ भारतीयों की पहचान और धड़कन है। तिरंगे का केसरिया साहस, श्वेत सत्य और हरा समृद्धि और अशोक चक्र निरंतर प्रगति का प्रतीक है। अगली खबर सरगुजा से है, जहां लखनपुर थाना क्षेत्र में रात के समय एक पिकअप हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि लखनपुर अस्पताल मोड़ के पास पिकअप चालक को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर टकरा गया। पिकअप में सवार लोग आपको दशकर्म कार्यक्रम से वापस अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि दुर्घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। घटना लखनपुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। राजधानी में प्रदेश स्तरीय तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में निकाली गई इस यात्रा में दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, भाजपा संगठन के पदाधिकारी, नागरिक और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। हाथों में तिरंगा और जुबा पर देशभक्ति के नारों के साथ लोगों ने राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। रायपुर की सड़कों पर निकली इस तिरंगा यात्रा ने एक बार फिर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने और अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। वहीं दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने भी तिरंगा यात्रा को लेकर अपनी बात रखी और देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का संदेश दिया। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और ये तिरंगा झंडा हमारा सबला एक सूत्र में बांध के रखे के काम ये करते। और आज ये अवसर में मैं धन्यवाद देना चाहूं आप सबके तरफ से, छत्तीसगढ़ के तरफ से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला आजादी के अमृत काल में ये अभियान को मन शुरुआत करीन। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा ये अभियान के शुरुआत करीन। साथी हो, हमन स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला हन और स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दो आह्वान आपसे करे हैं। एक तो हर घर, हर कार्यालय, हर दुकान, हर संस्थान में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और दूसरा, तिरंगा यात्रा के भव्य और शानदार आयोजन। यही प्रार्थना आप सबसे करता हूं। मंच पर विराजमान सारे साथियों का, सारे माननीय अतिथिगणों का स्वागत करते हुए और जितने नौजवान साथी, जितने पत्रकार साथी, जितने स्कूल के स्टूडेंट्स हमारे साथ आए हैं, सबका आज बहुत अभिनंदन करते हुए तिरंगा यात्रा में साथ चलने की अपील के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली खबर मैनपुरी से है, जहां कुरावली थाना क्षेत्र के जुनेसा गांव में गोली लगने से 50 वर्षीय किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वारदात के समय किसान चबूतरे पर लेटा हुआ था। गोली लगने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने जमीनी रंजिश के चलते हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए 3-4 लोगों को नामजद किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपों की पड़ताल के साथ वारदात के कारणों और आरोपियों की भूमिका की जाँच में जुटी है। थाना कुरावली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जुनेसा में आज एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक क्षेत्राधिकारी कुरावली मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना को देखा गया। तो यह पाया गया कि एक व्यक्ति की गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई है। तत्काल फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। उनके द्वारा भी वहां पर गहन विश्लेषण एवं अन्वेषण किया गया। जिनकी मृत्यु हुई थी उनके परिजनों द्वारा पिछली किसी कसीदगी को लेकर एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करते हुए उसके विरुद्ध तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना कुरावली पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। हमारे पिताजी के साथ ये घटना हुई है कि पिताजी बाहर सो रहे थे और वहीं सोते पे ही कोई गोली मारकर भाग गया। कितनी गोली मारी? एक ही गोली लगी है सिर पर। ये किसने गोली मारी, कोई है? हाँ, वो जिसपे मेरा शक है बच्चन सिंह, युधिष्ठिर, कमल सिंह, पवन कुमार। नहीं तो ये लोग क्यों गोली मारेंगे आपको? इनमें से कुछ महीने पहले मेरी आपस में वो हो गई थी लड़ाई वगैरह, इस वजह से ये इन्होंने रंजिश निकाली है हमारे ऊपर। अगली खबर बाराबंकी से, जहां फतेहपुर थाना क्षेत्र में उधार में मसाला देने से मना करने पर दुकानदार पर बांका से हमला करने का मामला सामने आया है। सुरेश कोल्ड स्टोर के सामने हुए विवाद में आरोपी ने मिर्जापुर निवासी आपको बता दें हरख राम पुत्र लल्लू राम पर बांका से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को सीएससी फतेहपुर में प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी रविंद्र कुमार पुत्र दिनेश चंद्र निवासी चक मजहर को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इलाके में सनसनी है और दुकानदारों में आक्रोश है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में बैंक व बैंक प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई है। डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के लिए फसल बीमा योजना का प्राथमिकता से लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंक स्तर पर निरस्त किए गए सरकारी योजनाओं के आवेदनों का दोबारा सत्यापन कराने और लंबित ऋण आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करने को कहा है। साथ ही बैंक शाखाओं के खराब सीडी रेशियो पर नाराजगी जताते हुए प्रबंधकों को प्रगति लाने के निर्देश दिए। डीएम ने किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में लाभ आपको बता दें पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता से जोड़ने के निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज एटा में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत डॉक्टरों, रेजिडेंट्स और मेडिकल छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया है। प्राचार्य डॉक्टर बलबीर सिंह और सीएमएस सुरेश चंद्रा की अगुवाई में निकाली गई यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर को तिरंगे झंडों से सजाया गया। प्राचार्य डॉक्टर बलबीर सिंह ने राष्ट्र ध्वज के सम्मान और देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मिर्जापुर जनपद में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक शातिर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था और फिर उन खातों में ठगी की अवैध रकम मंगवाता था। पकड़े गए चारों शातिर आरोपी चुनार और अदलहाट क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी आपराधिक संलिप्तता की गहराई से जांच कर रही है। साइबर ठगी के इस नेटवर्क के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री और उपकरण बरामद किए।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर महोबा से है, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई का किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। सदर तहसील क्षेत्र के मवई खुर्द, चिचारा, तमोरा, बरबई और छानी कला गांवों के सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का आरोप है कि यूपीडा द्वारा बिना पूर्व सूचना के 1000 हेक्टेयर से अधिक सिंचित और उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। किसानों का कहना है कि इसी जमीन से उनकी आजीविका चलती है और भूमि अधिग्रहण होने से परिवार के भरण पोषण और रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। किसानों ने भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और प्रक्रिया पर पुनर्विचार की मांग की है। डीएम गजल भारद्वाज ने किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए एसडीएम के नेतृत्व में कमेटी गठित कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। आज कुछ 5 गांव के किसान तथा वहाँ के प्रधान जो पूर्व प्रधान रहे आए थे, इनके द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई हैं जो अधिग्रहण के संबंध में आ रही है। वो सभी समस्याओं को हमारे द्वारा तथा एडीएम्स द्वारा सुना गया तथा वहाँ पर एसडीएम्स की अध्यक्षता में टीम बनाकर उन सभी समस्याओं को ग्राम लेवल पर सुना जाएगा और फिर जो भी नियमानुसार कार्रवाई आती है उसमें करें। हमारे यहाँ अचानक परसों 7 तारीख को पेपर में आउट हुआ, जो लोगों ने पढ़ा कि यहाँ यूपीडा के द्वारा भूमि अधिग्रहण चल रहा है। यहाँ की जनता जनमानस को किसी को कोई खबर नहीं है। गर्मियों के मौसम में खाली खेत पड़े रहते हैं, तो लोग अधिकारी कर्मचारी कब गया, कब देख आया, कब मुआयना कराया, किसी से कोई मीटिंग, किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई। बुंदेलखंड में वैसे भी बहुत ज़्यादा गरीबी है, उपजाऊ भूमि और सिंचित भूमि की मात्रा बहुत कम है। हमारे यहाँ की जमीन जा रही है औद्योगिक गलियारा में। न्यूज़पेपर के द्वारा पता चला कि यहाँ की जमीनें जा रही हैं 5 गांव की 1200 बीघे जमीन है, लगभग 6000 बीघे। उससे लगभग 1200 किसान प्रभावित हो रहे हैं, जिनके बहुत सारे परिवार भूमिहीन की स्थिति में। तो ये लोग, हम लोगों की जो सबसे अच्छी जमीन है गांव की, जो सिंचित है, नहर से उपजाऊ है, रोड से लगी हुई है, वही जमीन जा रही है, तो आजीविका का साधन खत्म। हमारे यहाँ यही एक समस्या है कि हमें किसी को कोई सूचना नहीं दी गई, ना कोई जानकारी मिली कि लेखपाल कब पहुंचा, अधिकारी कब पहुंचे। और हमारे एमआर की जो मार्ग जमीन है, जो समतल है, काली मिट्टी है और सिंचित पूरी जमीन है, ऑल टोटल नहर, नदी, नाला सबसे सिंचित है, बोर भी है, और वो जमीन जा रही, समतल जमीन जा रही। तो हमारे यहाँ का किसान जो है बेघर हो रहा है, ज़्यादातर किसान भूमिहीन हो जाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी, बच्चे क्या खाए पिएंगे? क्या हम फैक्ट्री में ही सब कुछ अनाज पैदा हो जाएगा? हम लोगों की समस्या ये हो गई कि 7 तारीख को हम लोगों ने पेपर में आउट हुआ, देखा कि औद्योगिक गलियारा के नाम से हमारे 5 गांव की जमीनें ली जा रहे हैं, जिसमें सभी किसानों के पेपर में नाम भी आउट हो गए। तो हमारी एमआर जमीन जो बहुत ही प्रतिकूल और नंबर 1 A क्लास की जमीन है, सारी जमीन सिंचित है। तो इससे हम लोग बहुत परेशान हुए और इसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया, डीएम मैडम के पास आके हम ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हम लोग ये जमीन नहीं ली जाए, नहीं तो हम लोग काफी किसान यहाँ से पलायन कर जाएगा। जो उत्तराखंड के चमोली जनपद की नीति घाटी में सोमवार शाम हुई मूसलाधार बारिश के बाद तमक नाला अचानक विकराल रूप लेते हुए उफान पर आ गया। पानी के अत्यधिक तेज बहाव के कारण ज्योतिर्मठ मलारी मोटर मार्ग पर तमक नाले पर बना महत्वपूर्ण ब्रिज वैली ब्रिज बह गया, जिससे नीति घाटी का सड़क संपर्क कट गया है और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार 123 BRTF सुराइड थोटा द्वारा निर्मित यह वैली ब्रिज नाले के तेज उफान को सहन नहीं कर सका और क्षतिग्रस्त होकर बह गया। प्रारंभिक सूचना के आधार पर इस घटना में एक व्यक्ति और एक वाहन के भी बहने की जानकारी सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है। स्थानीय प्रशासन के साथ SDRF और NDRF की टीमों की त्वरित राहत एवं बचाव कार्य के लिए घटनास्थल के लिए और रवाना कर दिया गया। देखिए, मलारी वाली रोड पे जो एक तमक नाला है, उसके पास में जो ब्रिज है उसके बहने की सूचना है अतिवृष्टि के कारण, और जो नाला बढ़ के उफान से आया है। साथ में क्योंकि मेरी जो ब्रिज के OC हैं उनसे बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि उनका जो एक स्टाफ है उसके भी बहने की सूचना है। बाकी NDRF और SDRF को हमने मौके पे रवाना कर दिया है और साथ में हमारी प्रशासनिक टीम भी वहाँ पे पहुँच रही है। तो उसका अभी पूरा अपडेट ले रहे हैं कि कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है और कहीं और कैजुअलिटी तो कुछ हुई नहीं है। अभी तक एक ही आदमी के बहने की हमारे पास सूचना है।
उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन भले ही अभी बाकी हो, लेकिन सियासी तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनावी मुकाबले के केंद्र में रहने वाली बीजेपी और कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने नई जंबो कार्यकारिणी और 5 समितियों का ऐलान किया है, तो वहीं बीजेपी ने भी प्रदेश कार्य समिति का विस्तार करते हुए 178 नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां दी हैं। दोनों दलों का दावा है कि नई टीम के जरिए बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा, लेकिन कार्यकारिणी के ऐलान के साथ ही सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एक दूसरे की टीम और संगठनात्मक रणनीति पर बीजेपी कांग्रेस के नेता तंज कस रहे हैं। उत्तराखंड में 2027 का चुनावी बिगुल भले न बजा हो, पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में चुनाव का मतलब हमेशा सीधा टकराव रहा है। इसी वजह से अब दोनों दल तमाम आयोजनों के बाद संगठन विस्तार में जुटे हैं। वहीं सदस्यता बढ़ाने के साथ ही पुराने कार्यकर्ताओं को बनाने की भी कोशिश चल रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने भाजपा के काफी तंज सुनने व लंबे समय के बाद अपनी कार्यकारिणी उतारी है। इधर भाजपा भी पीछे नहीं है। भाजपा ने टीम का विस्तार कर 25 पदेन सदस्य, 32 विशेष आमंत्रित और 121 कार्य समिति सदस्य घोषित किए हैं, यानी कि कुल 178 नेताओं को नई जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस बीच दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी देखा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस की नई जम्बो कार्यकारिणी पर तंज कसती नजर आ रही है। भाजपा के अनुसार 36 उपाध्यक्ष, 36 महासचिव, 74 सचिव के साथ इतनी बड़ी कार्यकारिणी बना देने से यही लगता है कि हर कार्यकर्ता को कुछ न कुछ बनाना पड़ रहा है और कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने में लगी हुई है, जो संगठन चलाने का कोई बिंदु नहीं है। वहीं कांग्रेस की माने तो भाजपा की अंदरूनी स्थिति खराब है और भाजपा नेताओं में आपसी समन्वय की कमी है, जिसके चलते भाजपा अपने नेताओं को खोने के डर से इतनी देर से पद देने का बहाना बना रही है। वहीं दोनों दलों में जमकर राजनीति भी होती दिख रही है। देखिए, चूँकि ये हमारे जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे संगठन के कड़ी के रूप में काम करते हैं, जो सरकार की और संगठन की चीज़ों को आम जन तक ले जाने का काम करते हैं, सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं, वहाँ का पूरा फीडबैक देते हैं, कहाँ पर किस प्रकार की आवश्यकता है, और बूथ और पन्ना प्रमुख तक इनके माध्यम से एक्टिवेशन होता है। तो समय समय पर इस प्रकार की हमारी बैठकें होती रहती हैं। 8 तारीख को पब्लिक मीटिंग हमारी हुई, एक बड़ी रैली हुई, वो 2027 के चुनाव के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा शाम 6 बजे भी बैठक हुई है रुद्रपुर में। उसके अलावा अगले दिन सुबह 11 बजे भी बैठक हुई है हमारे तमाम फ्रंटल अध्यक्षों के साथ, हमारे प्रदेश के नेतृत्व के साथ, हमारे जिला अध्यक्षों के साथ, हमारे जो विधायक प्रत्याशी थे उनके साथ, हमारे पूर्व सांसदों के साथ, पूर्व मंत्रियों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ, सभी लोगों के साथ खड़गे जी ने विस्तार से मीटिंग करी है। और जब भी राष्ट्रीय नेता, खास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से संवाद करते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, तो उससे कहीं ना कहीं एक पैनापन, एक मनोबल में ऊर्जा मिलती है और मनोबल बढ़ता है। कार्य नाराजगी छोड़ो, मैं गणेश गोयल जी को ये कहना चाहता हूँ कि अपने उपाध्यक्षों और महासचिवों के नाम गिना दें तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि 36 लोग, 70 लोग, 74 लोग, फिर उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, अब इतनी बड़ी कार्यकारिणी, ऐसा लगता है कि हर कार्यकर्ता को कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। तो कांग्रेस में वो संगठन है या क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। और अभी भी और बनाने की कवायद वहाँ चल रही कि लोगों को खुश करने के लिए और भी बनाओ, तो ऐसे संगठन चलता है क्या? इससे पता चलता है कि कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति कितनी खराब है कि उनको किसी को भी कुछ ना कुछ बनाना है तो ही वो कांग्रेस का कहलाएगा, नहीं तो कांग्रेस का नहीं होगा। ये हालत कांग्रेस की हो गई है। ऐसा संगठन चलता है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। हम भी संगठन चलाते हैं, हमारे पास पद निश्चित होते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ते। देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है कि ये जो 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये सांपनाथ और नागनाथ है, या यूँ कहें कि ये 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, और दूसरे कहें तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये जो भी करते हैं, मेरे को लगता है एक दूसरे को बताकर ये पोस्टर करते हैं कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम ये प्रोग्राम करते हैं, ताकि जनता हम दोनों पे आपस में जो है झोल-मोल करते रहे और समझते रहे। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। पीछे बेशक उन्होंने राष्ट्रहित के उसमें राष्ट्रहित को नियत देखते हुए बीजेपी को अवश्य वोट दिया होगा, लेकिन अब पूर्ण रूप से वो समझ चुकी है कि ये दोनों राष्ट्रीय दल किस प्रकार से छलवे हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन नींव अभी में से रखी जा रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही संगठनों को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सदस्यता अभियान, बैठकें और अब ये बड़े बड़े विस्तार इसी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस अपनी जम्बो कार्यकारिणी के जरिए हर वर्ग और हर क्षेत्र को साधने की कोशिश में
जुट गई है। भाजपा छोटे कद की लेकिन संतुलित टीम के साथ अनुशासन और समन्वय का संदेश दे रही है, लेकिन इस पूरे विस्तार के बीच बयानबाजियां भी तेज है। एक दूसरे पर तर्ज, दावे और पलटवार से साफ है कि सियासी तापमान बढ़ चुका है। अब देखना यह होगा कि संगठनात्मक मजबूती जमीन पर कितनी वोट में तब्दीली होती है, क्योंकि चुनाव बूथ पर ही जीते और हारे जाते हैं। फिलहाल दोनों दल 2027 के लिए पूरी ताकत झोंकने के मूड में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।